बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिलीजन से क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बारे में। 3.2 की इसके पहले वीडियोज आ चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्या है देखिएगा ध्यान से। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो लेंथ है, लेंथ 4 मीटर मोर देन, लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, इज 36, और उसके जो पेरीमीटर का हाफ है वो 36 है। इसकी वर्डिंग जरूर ध्यान दीजिएगा। वर्डिंग्स कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी पेरीमीटर के रेक्टेंगल का जो हाफ है, पेरीमीटर के रेक्टेंगल का हाफ जो है वो कितना दिया गया है, 36 मीटर दिया गया है। और वो रेक्टेंगल कैसा दिया गया, रेक्टेंगल कह रहे हैं हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ उसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। आपसे ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, उसके गार्डन के डायमेंशन को फाइंड करना है, लेंथ कितना है और विड्थ कितना है। देखो बच्चे, ऐसी कंडीशन पे आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो यही करते हैं, लेट द लेंथ इज x मीटर। हमने कितना मान लिया, x मीटर मान लिया। एंड द विड्थ, हमने विड्थ को भी मान लिया, विड्थ इज इक्वल टू y मीटर। हमने लेंथ को x मीटर मान लिया, विड्थ को y मीटर मान लिया। डायरेक्टली आप x और y मान सकते हैं, मीटर नहीं लिखे जा रहे हैं तो। आप ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, मतलब कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम विड्थ में 4 ऐड कर देंगे तो लेंथ के बराबर हो जाएगा। यही तो हुआ। तो लेंथ कितना है, x है। अगर हम विड्थ में यानी y में हम 4 मीटर ऐड कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो बच्चे, इक्वेशन बनाना सीखो। जब तक आप इक्वेशन बनाना नहीं सीख पाएंगे तो बड़ी समस्या होगी। क्वेश्चन ने कहा कि लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। क्योंकि y प्लस 4, विड्थ में हम 4 ऐड करेंगे तो हमें लेंथ मिलेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत। आप चाहें तो y को इस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। फिर आपसे एक चीज़ और दिया गया यहाँ पे, इन्होंने कहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर वैसे होता कितना है, ध्यान समझो। अगर पेरीमीटर में बात करूँ रेक्टेंगल की तो कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है। एल प्लस बी मतलब कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। इसका हाफ कितना हो जाएगा, हाफ मतलब 1/2 हो गया। तो हाफ ये हो गया आपका कितना, एक्स प्लस वाई, यही तो हुआ। बोलो हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना हो गया, हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना हुआ, x प्लस वाई हुआ। भाई फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई फॉर्मूला होता है। और x प्लस वाई कितना, x प्लस वाई उसका हाफ हो गया, भाई एक था। तो आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप राइट कीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है, हाफ मतलब कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका 36 मीटर। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू एक्स एल प्लस बी होता है, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और इसका हाफ जब करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन हो गया। अब एग्जैक्टली आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, आप ये चेक करेंगे किस पॉइंट पे एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसके थ्रू आप इसके डायमेंशन फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 के लिए पॉइंट्स फाइंड कीजिए और ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अब अगर हम x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 के लिए हमने एक चार्ट ड्रॉ कर लिया, ध्यान से समझो। ये हो गया आपका x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये x हो गया और ये y हो गया। अब अगर हम y को 0 मान लें, क्या मान लें बेटा, y को 0 मान लें, तो हमने जैसे y को 0 मान लिया तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिली। बताओ मिली कि नहीं मिली, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। ऐसे आप कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं x को 0 मान लीजिए। x को 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए आप x को 0 मानते हैं, ध्यान दीजिए, x को आपने 0 मान लिया, 0 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो y इस तरफ आ जाएगा, देन y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, y इज इक्वल टू कितना हो गया, -4 हो गया। या आपने शुद्धांश कुछ और मान सकते हैं, जैसे 1-2 पॉइंट और चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए y क्या माने, y को मान लीजिए मैंने मान लिया 8 मान लिया, कितना मान लिया, 8 मान लिया। जब आप y को 8 मानेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 और 4 12 हो जाएगी। क्लियर। तो अब देखो आपको 3 पॉइंट मिल गए, ये तीनों पॉइंट मिल गए। इन तीनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन आपका
x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 को रिप्रेजेंट करेगी। कौन कौन से पॉइंट है? 4,0, 0,-4 और 12,8, ये 3 पॉइंट दिए गए। चलिए प्लॉट कीजिए 4,0। अच्छा हाँ, आप देखिए आपको स्केलिंग लेनी है, मैंने पहले से इसको ड्रा कर दिया था ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ध्यान दीजिए इसमें आपको स्केलिंग लेनी पड़ेगी क्योंकि 4 है, 0 है, 8 है। तो मैंने एक काम किया है, यहाँ पे स्केलिंग जो ली है वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 मीटर लिया है, ताकि 1 यूनिट जो है वो 4 मीटर डिनोट करे। तो 4, 8, 12, 16 ऐसे करके ले लिया गया। बात आ रही समझ में? ये 4 का लिया गया। तो आपने यहाँ पे 4 का लिया है, तो ये पहला पॉइंट दिया गया 4,0, यानी x पे 4 जाएंगे, y पे 0। तो x पे 4 और y पे 0 कहाँ जाएगा? ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट कौन सा हो गया? 4,0 हुआ। बोलो बच्चे, हुआ कि नहीं हुआ? बाबू बेटा, ये कौन सा हो गया? 4,0 हो गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 0,-4, यानी x पे 0 और y पे -4। तो भाई इस तरफ भी चलो ड्रॉ कर लेते हैं। जब इस तरफ ड्रॉ करेंगे तो 0,-4 कहाँ आएगा? यही तो आएगा भाई, x पे जा नहीं रहे और y का -4 यही होगा, इस तरफ का होगा। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट 0,-4। बोलो ये पॉइंट हो गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज x को मैंने 12 माना। देखो मैंने जानबूझ के तीसरा पॉइंट लिया था। देखो चूंकि पॉइंट लाइन ये आपकी बहुत छोटी जा रही थी, तो एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिया ताकि आपके लिए लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ किया जा सके। अब मैं दूसरा पॉइंट लिया, x की वैल्यू, y की वैल्यू ले ली 8, y की वैल्यू ले ली 8 और x की वैल्यू आ गई 12। तो x 12 कहाँ है? x 12 यहाँ है और y 8 कहाँ है? यहाँ पे। ये हो गया आपका 12,8। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सही है ना? एकदम सही होना चाहिए। पॉइंट अगर गड़बड़ होगा तो लाइन ड्रॉ करने में बड़ी समस्या होती है। ठीक, अब इनको मीट कराती हुई लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। देखो बच्चा पार्टी, इनको मीट कराती हुई लाइन आपकी ड्रॉ कर दीजिए। आप इन सब के लिए ग्राफ का यूज़ कीजिएगा, तभी बेहतर हो पाएगा, तभी आपकी प्रॉपर स्केलिंग, प्रॉपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल पाएगा, वरना बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये जो पहले लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये हो गई आपकी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 की, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 की पहली लाइन ड्रॉ कर दी गई। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी लाइन की बात करें, दूसरा दिया गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। क्या दिया गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 दिया गया। तो सेम काम वही आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे x मान लिए और यहाँ y मान लिए। चलो यहाँ भी हम 3 पॉइंट ले देते हैं। वैसे आप 2 पॉइंट लेंगे तब भी आपकी लाइन ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, 3 पॉइंट ले लिया। मैंने x को 0 माना, तो देखो जब इसको आप 0 को मानोगे x को, तो आप क्या मिलेगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। बोलो आया कि नहीं आया? फिर मैंने y को 0 मान लिया। जब y को 0 मानेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी। अब किसी एक को मान लीजिए, जो आप मानना चाह रहे हैं, किसी भी एक को मान लीजिए। मान लीजिए आप x को 12 मानना चाहते हैं। क्या मानना चाहते हैं? 12। तो सपोज़ कीजिए हमने x को 12 मान लिया। अब अगर हम x को 12 मान रहे हैं, यहाँ पे देखो हम 12 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्केलिंग की है वो 4 के मल्टीपल में की है। आप जब भी मानना हो भाई, जब आपको आप ही को मानना है, कोई ऐसा तो नहीं है कि फाउंडेशन कोई दूसरा कह रहा है कि मानिए। जब आपको मानना है तो ऐसा कुछ मानो जिससे क्वेश्चन ईजी वे में रहे। ठीक है, आसान रहे, टफ ना बनने पाए आपके लिए। ठीक, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि आपको 10 लेना है, 15 लेना है। तो ऐसी वैल्यूज जो जिससे आपके न्यूमेरिकली आसान पड़े, आपको पुट करने में भी आसानी हो। तो जो आपने स्केलिंग मानी है उसी के टर्म में लो। आपने यहाँ 4 के टर्म माना है तो जो वैल्यू लो 4 के टर्म में लो, ताकि आप पुट कर सको। भाई हमने यहाँ पर 12 ले लिया, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हमने x की वैल्यू क्या ले ली? 12 ले ली। क्या ले लिया भाई? 12 ले लिया। हमने जैसे यहाँ 12 लिया तो हमें क्या मिला? 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, देन y इज इक्वल टू 36 माइनस 12, यानी हो गया 24। बोलो आया? बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहीं कोई दिक्कत, कोई असुविधा? अब जो पॉइंट से हमें इसको प्लॉट कीजिए, 0,36, x पे 0 और y पे 36, ये हो गया 0,36 हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है? 36,0। दूसरा पॉइंट हो गया आपका ये 36,0। तीसरा पॉइंट हो गया 12,24, x पे 12 ये और y पे 24, यानी ये तो हुआ x पे 12 y 24, ये हो गया आपका, ये हो गया 12,24। बोलो हुआ? अब इनसे ड्रॉ होती हुई लाइन आप ऐसे यहाँ से खींच दीजिए। भाई देख लो ध्यान से कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर कहीं गड़बड़ाया तो चौपट हो जाता है। आपका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो सही से नहीं मिल पाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा कि लाइन आपकी जो ड्रॉ हो रही है वो सही ड्रॉ होनी चाहिए। वैसे जब आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए सही ड्रॉ हो गई। ठीक है, मैंने कट कर दिया। अब देखो ये दोनों ग्राफ ड्रॉ हो गए। ये आपका फर्स्ट वाला जो था x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 के लिए था। सेकेंड वाला आपके लिए जो ड्रॉ हुआ है वो हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 के लिए ड्रॉ हुआ। ठीक, दोनों ड्रॉ हो गए। अब देखो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही इनका सोल्यूशन पॉइंट होगा। देखो ध्यान से,
यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉन किया, ये देखो जी हो गया, बोलो बात समझ में आ रही। और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉन किया, देखो ठीक। अब देखो ये किस पे गिर रहा है, एक्स पे गिर रहा है 20 और वाई पे किसके गिर रहा है 16। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया गया है वो 20, 16 दिया गया, बोलो दिया है नहीं। और जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही उसका सोल्यूशन होता है। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं इसके थ्रू, सो x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 16। क्यों ऐसा? बिकॉज दिस इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट। ये कैसा पॉइंट है? ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही उसकी वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू 20 मतलब क्या हुआ, लेंथ हमने माना था। सो लेंथ इज इक्वल टू कितना आ गया, कहाँ लिखे भाई, कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, रुको एक मिनट, इसको इरेज कर दिया जाए। बोलो समझ में आ रहा है ना? देखो भाई समझ में आना चाहिए अच्छे से, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है, कोई मतलब नहीं। हम या कोई भी मास्टर अगर आपको पढ़ा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर व्यर्थ है। या तो भाई उस मास्टर में कमी है, या तो फिर नहीं मास्टर में ही कमी होगी, क्योंकि आपकी CBSE यही कहती है, NCERT। देखो NCERT कहना है कि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर की कमी है। NCERT या CBSE कभी बच्चों को विदोष नहीं देती। तो आप ही मान चलिए कि अगर टीचर को बच्चों नहीं समझ में आया तो प्रयास कीजिए कुछ और अच्छे समझाने का। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ सके। सो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। एंड विड्थ था ना, हाँ विड्थ था। सो विड्थ इज इक्वल टू हो गया 16 मीटर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप उस आंकड़े पर रख के चेक कर लीजिए, आपका आंसर सही आएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो आप करना हो कर लीजिए। फिर अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा कि द गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट एंड द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। आपको 3 कंडीशन दिया गया है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि आपसे कोई एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है इन 2 वेरिएबल में, और आपसे कह रहे हैं कि आप दूसरी इक्वेशन ऐसे राइट कीजिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, जो या तो इंटरसेक्टिंग होते हों या पैरेलल हों और फिर या कोइंसिडेंट। मतलब आपको तीनों के हिसाब को राइट करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा आपको एक बात बताऊँ, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ax + by + c = 0। और मैंने आपको बताया था जब 2 लाइन लेंगे तो a1x + b1y + c1 = 0 करेंगे और a2x + b2y + c2 = 0 रखते हैं। यही तो होता है जब दो इक्वेशन लेना होता है हमें। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे एक इक्वेशन इन्होंने आपको दे रखा है ये वाला, ठीक है, और इसके साथ साथ में आपसे ये कंडीशन कह रहे हैं कि आपको एक लाइन एक इक्वेशन और राइट करना है जो इससे इंटरसेक्टिंग हो। भाई पहला क्या दिया गया, इंटरसेक्टिंग केस दिया गया, तो आपसे कह रहा है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आपको दिया गया है इन्होंने 2x + 3y और -8 = 0। तो अगर आप इसका कंपैरिजन a1x और +b1y और +c1 = 0 से करें तो यहाँ से आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएंगे। यानी a1 कितना मिलेगा, a1 मिल जाएगा 2, b1 कितना मिल जाएगा 3 और c1 मिल जाएगा 8। बोलो मिला कि नहीं मिला? a1 मिल गया 2, b1 मिल गया 3 और c1 मिल गया 8। अब अगर ध्यान समझिए तो आपसे इंटरसेक्टिंग होने के लिए अगर 2 लाइनें एक प्लेन में इंटरसेक्टिंग हैं तो उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या थी? देखिए ध्यान से, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ तीनों कंडीशन। इंटरसेक्टिंग होने के लिए कंडीशन ये थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। याद है नहीं याद है आपको? मैंने बताया था आपको इंटरसेक्टिंग होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, आपने a1 और b1 की वैल्यू राइट कर दी। अब ऐसे कुछ और राइट कर लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे a2 को हमने मान लिया 3। क्या मान लिया? 3 मान लिया। देखो जैसे हमने a2 को 3 माना तो आपको मेरा होगा a1/a2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 2/3 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। अब b1 की वैल्यू दे रखा है 3, तो ऐसे b2 की वैल्यू मान लीजिए। b2 की वैल्यू मान लिया मैंने 5 मान लिया। ठीक, अब देखो b1/b2 ये a1/a2 हो गया, ठीक, और ये हो गया b1/b2 हो गया। b1/b2 कितना हो गया? 3/5। अब बताओ क्या a1/a2 b1/b2 दोनों आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है ना। हो सकता है आप कुछ और मान रहे हो, क्योंकि ऐसे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। भाई अब मान लीजिए आपने 7/8 मान लिया तब भी इक्वल नहीं होगा, 13/5 मान लिया तब भी इक्वल नहीं होगा। तो ये आपका तरीका है, आप जो मर्जी चाहे वो मान सकते हैं। आप अपने मन से कीजिएगा, आपके आंसर दूसरे आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होना चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए।
दोनों आपस में बराबर ना हो। फिर C1 कुछ भी आप मान लीजिए, C1 से कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, C2 का आप कुछ भी मान लीजिए मैंने मान लिया 7, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वैल्यू क्या है, C1 से कोई दिक्कत नहीं। बट आपकी इंटरसेक्टिंग होने के लिए A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। बात क्लियर समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो अगर इस हिसाब से हम देखें, आपको ये नहीं राइट करना वहाँ पे तत्काल में, ये तो आपको समझने के लिए था। अब इस हिसाब से अगर देखें आप यहाँ पे इसका इक्वेशन, सो इक्वेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन जो आपकी दूसरी लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा, देखो ध्यान से। उसका इक्वेशन आपने A2 को मान लिया 3, तो ये हो गया 3x प्लस B2 को मान लिया 5, तो कितना हो गया 5y, और प्लस C2 को मान लिया 7, तो आपका जो सेकेंड लाइन का इक्वेशन हो गया वो हो गया 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे ये, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप सेकंड मान लीजिए। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन है बेटा ये इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों ऐसा कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। बस क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। ऐसे ही अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में क्या कहा गया, सेकंड केस में कह रहे हैं कि आपको लाइन होनी चाहिए, ये क्लियर हो गया ना भाई, नोट कर लीजिएगा, मैंने रेज कर दिया। तो अब सेकंड केस की बात की, सेकंड केस में आपसे कह रहा है कि लाइनें होनी चाहिए आपकी पैरेलल। कैसी लाइन होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। आपको पता है बेटा पैरेलल होने के लिए आपके पास एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है बताओ, जल्दी से बताओ। पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पैरेलल होने के लिए होना चाहिए कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। बोलो है कि नहीं? अगर लाइनें पैरेलल हैं तो कंडीशन होनी चाहिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो देखो A1 B1 और C1 तो राइट है, अब आपको यहाँ A2 राइट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा कुछ मानना है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो, पहले तो ये लेना है। तो अब अगर मान लो तुमने A1 को मान लिया 2, तो चलो A2 को मान लो, क्या मानोगे, A2 को मान लो 6 मान लो, क्या मान लिया मैंने 6 मान लिया। देखो जैसे हमने 6 माना तो तुम्हें ये पता है कि A1 जब A2 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2/6 यानी मिलेगा 1/3। कितना मिलेगा 1/3 मिलेगा। तो ऐसा कुछ मानना कि B1/B2 करने पे भी 1/3 मिले। अब जैसे B1 आपको दिया गया 3, तो B2 को मान लो 9, क्या मान लो 9 मान लो। देखो जैसे आपने 9 माना तो क्या मिल जाएगा B1/B2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/9 यानी 1/3। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एकदम आसान सा है। तो B2 मान लिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको इक्वल हो करने के लिए कहता तो C1/C2 इसका 1/3, जैसे ये 3 है तो 3 का 3 टाइम माना, हमने 9 माना, 2 है 2 का 3 टाइम ने 6 माना। तो ऐसे अगर C2 को मानना हो तो 3 टाइम मानना हो तो 8 3 24 मानते, अगर इक्वल मानना होता तब ऐसे 8/24 मानते। लेकिन कब वो करते हैं, जब हमें इक्वल लेना होता। लेकिन बाबू आपसे यहाँ कहा गया कि इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा मानना है जो उसके इक्वल में ना हो, जो 1/3 ना आए। तो 24 के अलावा कुछ भी मान लो, बताओ क्या मान लें, 20 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 20 मान लिया। और 20 मानोगे तो 4 2 8 4 5 20, यानी कैंसिल होकर 2/5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो A1/A2 इज इक्वल टू 1/3 हो गया, B1/B2 इज इक्वल टू 1/3 हो गया, लेकिन C1/C2 इज इक्वल टू 2/5 आया। आया कि नहीं आया? तो दो तो इक्वल है बट थर्ड वाला आपस में इक्वल नहीं है। बात आ रही समझ में? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पे C2 को मान लिया, क्या माना, मान लिया 20। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हो सकता हो कि आप इसके अलावा कुछ और मान रहे हो, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो सकता हो आपके आंसर डिफरेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं, बट ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो यानी क्वेश्चन आपका सही है। तो यहाँ से आप इक्वेशन क्या राइट करेंगे, यहाँ राइट कीजिएगा इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू A2 वैल्यू दे रखी 6, तो यानी 6x, और प्लस B2 वैल्यू दे रखी 9, तो 9y, और प्लस C2 वैल्यू कितना दे रखा है 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया सेकेंड लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इसे आपने फर्स्ट माना, इसे आपने सेकेंड माना। यहाँ आप लाइन राइट करेंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन आर पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है बेटा, पैरेलल लाइन। क्यों भाई पैरेलल लाइन से बताओ? बिकॉज A1/A2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। बोलो बच्चा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हो गया आपका पैरेलल लाइन। ठीक है, अब इसके लास्ट केस की बात करते हैं। इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक बच्चा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं ये सब, आपके एग्जाम में आपसे मिलेंगे, आप निश्चित मानिएगा। अब इसके बाद आपसे इसमें लास्ट कंडीशन कह रहा है, लास्ट कंडीशन आपसे कह रहा है कि आपका कंसिडेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंसिडेंट, मतलब ओवरलैप करते होने चाहिए। अच्छा, याद है आपको कि नहीं याद है? मैंने एक दिन 2 दिन पहले बताया था कि अगर कंसिडेंट होगा तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। कंसिडेंट होगा तो 2 लाइनें अगर कंसिडेंट दी गई हैं, उनके सोल्यूशन कितने होंगे? आप कमेंट करके बताइए कितने होंगे। देखो बाबू, कंसिडेंट होने के लिए मैंने बताया था कि आपका जो लाइन होगा वो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए, तभी लाइनें कंसिडेंट होगी। तो देखो भाई, आपको बहुत सिंपल सा काम है, जैसे मैंने आपको लास्ट स्टेप माना था वैसे ही कर लीजिए। अब यहाँ पे A2 को अगर मानना है आपको, जैसे मैंने वहाँ पे एक थर्ड माना था, आप डबल मान लीजिए, आसान हो जाएगा। इसका डबल मान लीजिए, कितना हो जाएगा? 4। तो बाबू आप A1 अपॉन A2 जब करेंगे तो मिलेगा 2 अपॉन 4, इट मीन्स आपको मिल जाएगा 1/2। बोलो, मिला? अब इस हिसाब से B2 को अभी डबल मान लीजिए, क्या मान लीजिए? 6 मान लीजिए। तो B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। बोलो, हुआ? ठीक। ऐसे आप C1 अपॉन C2 को मान लीजिए। भाई बताओ, एकदम आसान में लेके चल रहा हूँ, एकदम सिंपल वे में। आप डबल मान रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? रेशियो बराबर आ रहा है, रेशियो तो लेना है। तो ऐसे आप C2 को मान लीजिए। भाई C2 क्या मानेंगे? बोलो, C2 को मानेंगे आप 16। बोलो, बात समझ रही है? तो C2 का आप जब 16 मानेंगे तो C1 की वैल्यू हो गई 8 और C2 की वैल्यू हो गई 16, यानी आपको मिलेगा 1/2। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस तरीके से आप A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 ले सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हो सकता हो कि आप दूसरा कुछ मान रहे हो, लेकिन कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप फिर ऐड करेंगे कि इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या होगा? क्या होगा भाई? A2 की वैल्यू जो रखी 4, तो 4x और प्लस 6y, बोलो हुआ, और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चा, हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से आप इसको सेकेंड लाइन का इक्वेशन राइट करेंगे। ठीक है, जो कंसिडेंट होगी। अब देखिए, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, यहाँ से आप लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन आर कंसिडेंट। देखो शायद यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी, सही कर लेना। कंसिडेंट क्यों सही? कंसिडेंट बिकॉज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम क्लियर है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो अगर तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो मतलब कैसे हो गए? कंसिडेंट हो गए। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट हो बताइए? कोई डाउट, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं ना? तो इस तरीके से आप एक ही प्लेन में अगर किसी लाइन के पैरेलल लाइन फाइंड करना हो, इंटरसेक्टिंग लाइन फाइंड करना हो, कंसिडेंट लाइन फाइंड करना हो, तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगले क्वेश्चन की मुलाकात क्वेश्चन नंबर 7 बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।